नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, किसी भीड़ में मेरा मोदी वो गुम गया है और मैं बार-बार मोदी जी को ढूँढ रहा हूँ कि मेरे वाला मोदी कहाँ है? क्योंकि जो मोदी मैं आज की डेट में देख रहा हूँ, वो मेरे वाला मोदी नहीं है। और इलेक्शंस के अंदर भी मैं पूरा एक एक जिसको बोलते हैं कि समरी के अंदर आपको दिखा सकता हूँ कि मोदी को मैं अकेला ही नहीं ढूँढ रहा, इस देश की जनता भी ढूँढ रही है कि मेरे वाला मोदी कहाँ है? हिंदू ढूंढ रहे हैं, सनातनी ढूंढ रहे हैं। उसका रीज़न है मैं क्यों बोल रहा हूँ। आप सोच के देखिए, थर्ड टर्म के लिए मोदी जी मैदान में उतरे, 370 का नारा दिया, 400 पार का एक हमने बोल दिया कि भई 400 पार होगा। ऑपोजिशन भी बोल रही है और सभी बोल रहे हैं। और हमने देखा कि जो हमारा हिंदी हार्टलैंड है, जिसको हम नॉर्थ इंडिया बोलते हैं, उसके अंदर बीजेपी की प्रेजेंस पूरी जगह पर थी। ऐसा लगता था क्लीन स्वीप होगा। सभी जो बड़े-बड़े पंडित हैं, उन्होंने एक ही बात बोली कि मोदी जी का ब्रांड इतना बड़ा है कि उनके पैरेलल कोई खड़ा ही नहीं है। पूरे दुनिया में मोदी ब्रांड 79% लोग कहते हैं कि भई ये आदमी कुछ करके दिखाएगा भारत के लिए, दुनिया के लिए। और उसके पीछे क्या था? उसके पीछे था मोदी जी के इतने बड़े-बड़े वेलफेयर स्कीम्स करने। और जो कुछ काम मोदी जी ने पिछले 10 साल में किया है, हमने पिछले 75 सालों में नहीं देखा। इसीलिए जो सारी की सारी ये मुहिम थी मोदी जी के पीछे, वो लगता था कि मोदी जी 400 पार कर जाएँगे। अब उसका रीज़न एक और भी है। उन्होंने हिंदुओं के लिए जो-जो बात, जो-जो प्रोमिसेस उन्होंने करे थे, वो पूरे करके दिखाए। अब पूरी दुनिया हैरान थी, ऐसे बड़े-बड़े काम मोदी जी कर कैसे देख सकते हैं? मैंने वर्ड यूज़ किया है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिंदू नेशनलिस्ट प्रोमिसेस जो-जो उन्होंने करे थे कि मैं ये काम करके दिखाऊँगा, वो करके दिए। 370 भी हिंदू नेशनलिस्ट प्रॉमिस थी। राम मंदिर उसका एक उदाहरण है। गरीबी रेखा से लोगों को बाहर निकालना, ये उसका उदाहरण है। ये सब मोदी जी ने खुलकर काम किया। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं जो डिस्ट्रैक्शन है वो होना शुरू हो गया। क्यों? मोदी जी को लगा मेरा जो ऑपोजिशन है, वो है ही नहीं। मैं जो मर्ज़ी करूँ, मेरे साथ सभी खड़े रहेंगे। ऑपोजिशन डिस्ट्रैक्टेड थी, अपने आपस में लड़ रहे थे। और उसके बाद उनके ऊपर केसेस जो पुराने थे वो सारे खुल गए थे, वो ईडी हो, सीबीआई हो। तो ऐसा लगता था कि मोदी जी को कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है। और इसीलिए सारी दुनिया में एक ही बात थी कि इस बार, अब की बार मोदी सरकार। ऑपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया था, वर्ल्ड लीडर्स ने ऑलरेडी बधाइयां देनी शुरू कर दी थी। लेकिन हुआ क्या? हुआ इस सब का उल्टा। अब मुद्दा ये है कि उल्टा तो हुआ, हुआ क्यों? उसका बेस रूट क्या है? मैंने बहुत लोगों से बातें करी हैं, थिंक टैंक से भी और कॉमन लोगों से भी। और मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो मेरा टेलीग्राम का अकाउंट है, मेरा यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर मैं जुड़ता जा रहा हूँ, लोगों से मैं बात खुद करता हूँ मैं। इतना टाइम लगा रहा हूँ, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। फेसबुक मेरा अकाउंट है, उसके ऊपर हर रोज़ 100 से ज़्यादा लोग अब जुड़ते जा रहे हैं एंड आई एम इन टच विद देम। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको मैं सुनता हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या? ये पर्सनल टच मैं खुद दे रहा हूँ, जो शायद मोदी जी ने देना बंद कर दिया है। इसलिए पूछ रहा हूँ, मेरे वाला मोदी कहाँ है? अब लोग मुझे क्या बताते हैं, मैं आपको वो ये ग्राउंड लेवल पर जो लोग मुझे बता रहे हैं, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। जो मेरे टेलीग्राम अकाउंट है, उसके अंदर भी लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे हैं, बताया है और फेसबुक के अंदर। अब वो क्या बोलते हैं? उन्होंने बोला कि मोदी जी ने काम तो बहुत किए, लेकिन मोदी जी साउथ को जीतने के लिए नॉर्थ को भूल गए। नॉर्थ में उतनी कैंपेनिंग ही नहीं हुई। इसलिए वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, यूपी हो, वहां पर सीटें हार गए। और यूपी जैसी जगह पे जहां पे योगी जी ने इतना काम किया है, वहां कैसे हार गए? वो रीजन था अनएम्प्लॉयमेंट। और बेसिक प्रॉब्लम है, सबको लगता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं, वो बड़े-बड़े काम कर रहे हैं। लेकिन जो माइन्यूट काम है, छोटे-छोटे काम है, छोटे-छोटे लोगों के जो ज़रूरतें हैं, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है। यानी कि जो इंडियन वोटर है, उन्होंने एक बड़ा ही क्लियर मैसेज मोदी जी को भेजा है कि आप दुनिया की प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करने में अपना वक़्त लगाते हैं। भारत की बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने वहां पर जीत
दाखिल करी है जहां पर कोई नहीं कर सका, लेकिन अपने घर को भूल गए। यानी कि हमारा जो हिंदू है, हिंदू को कोई जॉब नहीं मिलता। जहां-जहां पर ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, वहां पर मुसलमानों को जॉब गारंटीड है। वहां पर उनके मस्जिदों को गारंटीड है हर चीज, लेकिन मंदिरों को कुछ नहीं मिलता। मंदिरों को तो पैसा भी वो खाकर मस्जिदों को दे देते हैं, लेकिन मस्जिद का पैसा कभी भी मंदिर में लगता है? ऐसा होता ही नहीं है। यहां पर मोदी जी काम नहीं कर पाए और जो हिंदुत्व है, वो कहीं न कहीं अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करने लग गया है। अब आप सोच के देखिए, राम मंदिर की इतनी बड़ी लहर हो और हम अयोध्या जी हार जाएँ। रामचंद्र जी जिन्होंने रोल किया था, वो हारते-हारते बचे। हिंदुस्तान में, हिंदू बेल्ट में वो वायनाड से नहीं लड़े थे, वो यूपी से लड़े थे, तो भी हारते-हारते बचे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए दोबारा बोल रहा हूँ, उसका रीज़न है कि यानी कि जो पॉलिटिक्स और रिलिजन, ये 2 चीज़ों को मिक्स करके जो हमारी ऑपोजिशन चलती है या बीजेपी ने भी चलना शुरू कर दिया था, उसका दिन पूरे हो गए हैं। मोदी जी हमेशा बोलते हैं ये जो ये डिवीजन की पॉलिटिक्स है, ये परिवारवाद है, ये नहीं चलेगा। मुझे लगता है अब रिलीजन वाला कार्ड भी नहीं चलने वाला है, वो बेशक मुसलमान मुसलमान हो या हिंदू हिंदू हो, नहीं चलेगा। और रीजन है, कितनी देर तक एक कार्ड चल सकता है? आपने राम मंदिर बोला था, अब कर देंगे, आपने पूरा कर दिया। जब राम मंदिर पूरा हो गया, उसकी लहर खत्म हो गई, उसके बाद लोगों ने सोचना शुरू किया कि ये जो ऑपोजिशन बोल रही है कि क्या मंदिर हमें जॉब दे देगा? यस, जब मंदिर बना तब जॉब्स मिली, लेकिन कितने लोगों को? और भाई यहाँ पर तो 10 करोड़ आदमी हैं जिनको जॉब चाहिए, जॉब है नहीं। और जॉब ना मिलने के कारण वो किस में फंसते हैं फिर? जातियों में, कि यार अगर मेरी जो लीडर है वो मुझे बोल रहा है कि मैं जाट हूं, अगर मैं आया तो आपको जॉब दे दूंगा। मैं मुसलमान हूं, मैं अगर आया तो मैं मुसलमानों को जॉब दे दूंगा, रिजर्वेशन दे दूंगा। लोग उन चीजों में फंस जाते हैं कि एटलीस्ट मेरी जो छोटी सी पॉपुलेशन है उसमें मेरे बच्चे को जॉब तो मिल जाएगी या मुझे जॉब तो मिल जाएगी। उस चक्कर में ये जो कास्ट की कैलकुलेशंस हैं, ये हावी हो जाती हैं इलेक्शंस के ऊपर। और वहां पर मोदी जी ने कोशिश करी कि सारी की सारी जातियां, ये सारी हिंदुत्व के अंडर एक झंडे के नीचे आके खड़ी हो जाएं। नहीं हो सकती हैं। क्यों? सभी को अपना घर चलाना है मोदी जी। आप तो कोशिश कर रहे हो कि पूरा भारत एक हो जाए। पढ़ाई लिखाई में आपने चेंजेस नहीं करे हैं। वहां पर डिविजिव जो पॉलिसीज हैं, उसको पढ़ाया जाता है बचपन से। तू जाट, तू गुज्जर, तू जैन, मुसलमान। ये जो चीजें हैं, जब सारी चीजें हमारी एजुकेशन में भर भर के दी हुई हैं कि जो मुसलमान है वो सुप्रीम है, हिंदू निकम्मे हैं। जब आप ऐसी चीजें बचपन से पढ़ाएंगे तो उसमें जातिवाद तो आएगा ही आएगा। उसको आपने चेंज नहीं किया है। इसलिए जो जजेस ने कास्ट बेस्ड कोटा देने की बात करी, वो जीत गए और आप हार गए। अगेन दोबारा बोल रहा हूं, कोलिजन पार्टनर पार्टनर आपके जीरो थे, तो भी हावी हो गए आपके ऊपर और हावी रहेंगे भी। और ऑपोजिशन भी आपके ऊपर हावी रहने वाली है, क्योंकि उनके नंबर बढ़ गए हैं। आप अगर कोई पॉलिसी लेके आने की कोशिश करोगे जो मुसलमानों के खिलाफ होगी, इस बेस को ठीक करने की होगी, वो करने नहीं देंगे पार्लियामेंट में। आपके पास नंबर है आपके पास, लेकिन आपके अपने कोलिजन पार्टनर्स यही आपके साथ खड़े हुए दिखाई नहीं देंगे। यानी कि अब आपको जो पहले आपने अपनी चलाई है, क्योंकि मेजोरिटी में काम किया है, अभी आपकी माइनॉरिटी में गवर्नमेंट है, आप बैसाखियों पे चल रहे हैं, आप वो काम नहीं कर पाओगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा? मैं आपको बताता हूं आपको। अब आप बात करेंगे कि जो मेरी पुरानी पॉलिसीज थी तरक्की करने की भारत की, मैं उसी के ऊपर काम करूंगा। मैं अब उसके ऊपर भी एक मुझे इतराज है, आपकी तरक्की के मॉडल के ऊपर। आप बोलते हैं कि मैंने बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज जो दुनिया की हैं, सेमीकंडक्टर है, कंप्यूटर्स हैं, ये सारी मैंने भारत में लेकर आनी है। ये सारी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, जहां पर लाखों करोड़ रुपए लगते हैं इन इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए। लेकिन इसके अंदर जॉब जो है वो किसको मिलेगी? वो मिलेगी टॉप जो पढ़ा लिखा आदमी है, उसी को वो जॉब्स मिलेंगी। जो जो आपको वोट भी नहीं करता है या वोट करने जाता ही नहीं है। आपको वोट करनी है नीचे के आदमी ने। उसके लिए जॉब्स के लिए कोई पॉलिसी ही नहीं है आज की डेट में। आपने बोल दिया कि भाई मैं सबको मुद्रा लोन दे रहा हूं 10-10 लाख रुपए का, आप अपना काम शुरू कीजिए। अगर छोटा आदमी
जो नीचे का तबका है, अगर वो इतना इंटेलिजेंट होता कि पैसे को मैनेज कर पाता, जिसने आज तक शायद 10,000 रुपए भी इकट्ठे नहीं देखे होंगे, उसको आपने 10 लाख रुपए दे दिए। वो करता क्या है? उसकी पहली ज़रूरत है कि अपने घर को मरम्मत करनी, गाड़ी खरीदनी या स्कूटर खरीदना, जो उसने अब सारी उम्र नहीं किया है। बच्चों को घुमाने लेके जाना। वो पहले अपनी वो छोटी-छोटी जो ज़रूरतें होती हैं, उसकी पूरी करता है। हो सकता है पहली बार वो किसी अच्छे रेस्टोरेंट में 3-4 स्टार में खाना खाने गया हो अपने बच्चों को लेकर। वो ज़रूरतें हैं लोगों की। और मोदी जी, ये टच है जो आपका पहले था, अभी कहीं गुम हो गया है। ये नहीं लगता मुझे ये मेरे वाला मोदी है। क्यों? क्योंकि जो छोटा आदमी है उसको जॉब चाहिए। उसको आप बोल रहे हो जिसको जॉब चाहिए उसको आप बोलते हो तो बिज़नेस कर। नहीं कर सकता है वो, उसकी इतनी हैसियत नहीं है, इसलिए वो निचले तबके पे बैठा है। उसको ना तो ट्रेनिंग है बिज़नेस करने की, बिज़नेस शुरू कैसे करते हैं वो भी उसको पता नहीं है। क्या करेगा? 10 लाख रुपए लेगा, उड़ा देगा या उसके रास्ते में कहीं खराब हो जाएँगे, क्योंकि उसे मैनेजमेंट नहीं आती है। पैसा मैनेज नहीं करना आता, बिज़नेस मैनेज करना नहीं आता, वो 10 लाख रुपए भी उसके डूब जाएँगे। और एक बार डूब गए तो ज़िंदगी भर दोबारा से लोन नहीं ले सकता। यानी कि बेसिक ट्रेनिंग ही नहीं है। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? मैं चाइना में रहता हूँ, मैंने चाइना की तरक्की देखी पिछले 25 साल में। मैं यहाँ से 20 साल से मैं यहाँ पर लगातार आ रहा हूँ देखने के लिए। अब चाइना का भी वही हाल था जो भारत का है। लेकिन चाइना ने क्या किया? चाइना ने वो इंडस्ट्रीज़ ली जहाँ पर उसकी जो लेबर है कंट्री की, अनपढ़ लेबर, वो काम कर सके। वो काम किया उन्होंने और दुनिया के लिए फैक्ट्री बन गए। जो दुनिया की फैक्ट्री बनने का काम है, वो आपने नहीं किया। आपने तो इंपोर्ट के ऊपर सैंक्शन लगा दिए कि भई मैं भारत के अंदर इंपोर्ट नहीं होने दूँगा। लेकिन चाइना ने ऐसा नहीं किया। चाइना ने कुछ डिफरेंट किया। इन्होंने भी बैरियर्स लगाए कि बाहर से फिनिश्ड गुड्स नहीं आ सकते, लेकिन बाहर से रॉ मटेरियल अगर आएगा तो ड्यूटी फ्री होगा। उससे क्या हुआ? इनकी इनपुट की जो कॉस्ट है, वो कम होनी शुरू हो गई। जब कॉस्ट कम थी, लेबर की कॉस्ट कम थी, मैन्युफैक्चरिंग की जो ये होती है कॉस्ट होती है, वो भी कम होनी शुरू हो गई। प्लस पहले तो लेबर को इंटेंसिवली यूज़ किया, काम दिया और उन्हें आहिस्ता-आहिस्ता अपग्रेड करते रहे। वहाँ पर मशीन्स को आहिस्ता-आहिस्ता इंट्रोड्यूस किया गया ताकि ऑटोमाइज़ेशन आए और वही लेबर को मशीनों को चलाने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। तरक्की ऐसे आई है चाइना के अंदर। आज आप देखते हैं कि चाइना में बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, बड़ी-बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं और आपको लगा कि मुझे भी अगर इसको कॉपी कर लूँ, तो मेरी कंट्री भी तरक्की कर लेगी। वो मॉडल नहीं है चाइना का। चाइना का मॉडल था पहले अपनी लेबर फोर्स को अच्छी तरह से यूज़ किया, उनको लगाया काम पर और वो काम 18-18 घंटे करने वाले लोग होते हैं। आप कभी फैक्ट्री में छोटी फैक्ट्री में जाकर देखिए, वहाँ पर जो लेबर का काम है, वो 16 घंटे ओवरटाइम भी लगाता है, ताकि ओवरटाइम के पैसे मिलेंगे। उसकी तो ज़िंदगी ही ये है कि मुझे पैसे मिलें और मैं एक अपने बच्चों को, अपनी वाइफ़ को एक अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। वो अपने लिए नहीं जीता है, अपनी फैमिली के लिए जीता है। आप बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ लेके आने की बात करते हैं कि भई इससे भारत का नाम होगा। उसके साथ-साथ आपको जो छोटी फैक्ट्रियाँ हैं, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। ना कि ये छोटे आदमी को बोलना कि तू अपना बिज़नेस शुरू कर, नहीं चल सकता, क्योंकि वो मैनेजर नहीं है, वो मैनेजमेंट नहीं जानता है। आप सोचकर देखिए कि अब जो ये छोटी-सी पॉलिसी के चेंज है, जैसे ही आप इम्प्लीमेंट करेंगे, आप फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनना शुरू करेंगे। आप देखेंगे कि सारे के सारे जो लोग हैं, ये काम पे लग जाएँगे जो आज आपको गालियाँ निकाल रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर भी और हमारी वीडियोज़ के ऊपर आकर। छोटे से छोटा आदमी भी आपको गालियाँ निकाल रहा है आज की डेट में कि मोदी जी ने बड़े-बड़े काम तो किए, दुनिया में हमारा नाम कर दिया। मैं सुमित जी आप बड़े खुश होते हो कि आप कहीं भी दुनिया में जाते हो, वहाँ पर जाकर आपके पासपोर्ट की वैल्यू है। आप हमें पूछ के देखिए जो भारत में रह रहे हैं, हमारे यहाँ पर बिज़नेसेस बंद हो रहे हैं, जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। छोटा आदमी, मैं कोई बड़े आदमियों से जुड़ रहा हूँ अभी आज की डेट में, छोटे से छोटा जो आदमी है, वो मेरे साथ जुड़ रहा है, मेरे सोशल मीडिया के ऊपर। मुझे सारी चीज़ें बता रहा है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजेंडा जो आप लेके चल रहे हैं, वो भारत की जीडीपी को तो ग्रो कर रहा है, लेकिन और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी भी है हमारी आज की डेट में। उसका रीज़न क्या है? जो हाई-टेक सर्विसेज सेक्टर है, उसको आप ग्रो करते जा रहे हैं। बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ को आप ग्रो करते जा रहे हो।
गाड़ियां सबसे ज्यादा दुनिया में बननी शुरू हो जाएंगी भारत के अंदर। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती ही जा रही है। रीजन एक ही है कि वो जॉब ही नहीं है। और पढ़ा लिखा आदमी आज की डेट में मुझे बोल रहा है कि सर मैं खेतों में फसलें काटने जाता हूं पैसे कमाने के लिए। ये हालत है देश के अंदर और यही अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें हमारी फेलियर रहा है। हम मैन्युफैक्चरिंग के जॉब्स को यहां पर लेकर आ ही नहीं सके। और मैन्युफैक्चरिंग जॉब इसलिए नहीं आता है क्योंकि इनपुट कॉस्ट जो है यानी कि रॉ मटेरियल जो बाहर से हमें कई बार इंपोर्ट करना पड़ता है अच्छी क्वालिटी बनाने के लिए, वो आप नहीं लेकर आ रहे। उसके ऊपर भी उतना ही टैक्स है जितना एक फिनिश गुड्स को लेके आने के लिए। इसीलिए जो इनइक्वालिटी हमारे देश में गरीब और अमीर के बीच में बढ़ती जा रही है, वो आपको वोट नहीं दिया। सभी लोग एक ही बात बोलते हैं, मोदी जी मेरे वाला मोदी कहाँ है, ये मेरा मोदी नहीं है। मुझे वो मोदी चाहिए जिसकी गारंटी थी कि मैं सबकी जिंदगियां बदल दूंगा। हमें वो मोदी चाहिए। यस आपने बड़े बड़े काम किए, मैं उसकी सराहना कर रहा हूं। लेकिन जो एवरेज लो स्किल्ड लेबर फोर्स है, भारत की स्ट्रेंथ ये है। राम मंदिर हमारी स्ट्रेंथ अगर बन गया है अभी, लेकिन उसको साथ साथ हमारी जो लो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो भी हमारी स्ट्रेंथ है। उसको हम बेच ही नहीं पाए देश के अंदर भी और इंटरनेशनली भी। चाइना ने ये काम बहुत ब्यूटीफुली किया था। इसलिए यहां पर जो पहले लेबर थी अनस्किल्ड, वो अब सेमी स्किल्ड हो चुकी है या स्किल्ड हो चुकी है। नए जो लोग हैं वो पहले से ही स्किल्ड हैं। जो नई पॉपुलेशन है यानी कि जो यंगस्टर है वो पढ़ा लिखा है, उसे उन्होंने वो जॉब्स में या वो दिया है, उनको ट्रेनिंग दिया है स्किल डेवलपमेंट के अंदर जो दुनिया को चाहिए। आज यहाँ पर जो नई इंडस्ट्रीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, उसके अंदर काम चल रहा है बुरी तरह से, क्योंकि इनको अब ये है हमने दुनिया को लीड करना है। और लेकिन साथ में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी चल रही है। पूरी दुनिया के लिए फैक्ट्री है और जितने कॉस्ट पे ये बनाते हैं हम सोच भी नहीं सकते। भारत में तो उतने कॉस्ट में रॉ मटेरियल भी नहीं मिलता है जितने कॉस्ट में ये प्रोडक्ट बना देते हैं। और आप कई लोग बोलेंगे ओ यार चाइनीज प्रोडक्ट तो अच्छा होता नहीं है। मैं आपकी ये जो गलत फहमी है उसको भी दूर कर दो। ये नहीं है कि चाइना में अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनता। अच्छे प्रोडक्ट जाते हैं अमेरिका यूरोप में क्योंकि वो पे करते हैं। भारत के अंदर सारा घटिया से घटिया माल भेजा जाता है क्योंकि जो हमारा ट्रेडर आता है वो कहता है सस्ता कर दो, बेशक घटिया हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे यहाँ तो घटिया मिट्टी भी बिक जाती है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं आपको, मोदी जी अगर आपको प्रोडक्टिव काम करना है, देश को आगे लेके जाना है, तो जो प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट है वो आपको जनरेट करनी पड़ेगी, स्पेशली इन मैन्युफैक्चरिंग। और जो हमारी लेबर फोर्स है, जो आप कह रहे हैं कि कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज लगानी है, हमारी कैपिटल जो हमारी लेबर है वो तो सूट ही नहीं करती उस बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए। वो ट्रेंड ही नहीं है। दैट मीन्स उसको भी ट्रेनिंग, यंगस्टर्स को आप जो बड़ी इंडस्ट्रीज लेकर आ रहे हैं उसके लिए ट्रेन कीजिए। और अगर सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनना है तो लोगों को भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। उसके लिए आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी या उसके लिए इंडस्ट्री खोलनी पड़ेगी। कोई ना कोई आपको एवेन्यूज खोलने पड़ेंगे, वरना अभी आप हारे हैं और अगली बार आप जीत ही नहीं सकते। इसकी भी गारंटी मैं दे सकता हूं क्योंकि नीचे आदमी के पास इतना गुस्सा है आपके लिए कि भाई मेरी जिंदगी प्रॉपर नहीं चल रही। आपने गरीबों को ऊपर उठा दिया, मिडिल स्केल में ले आए। अब मिडिल स्केल में आकर वो पढ़ेगा लिखेगा, जॉब कहाँ है? वो फिर आपको वो भी जो गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं वो भी आपको गालियां निकालेंगे। तो दोस्तों ये एक मेजर रीजन है जो मैं बताना चाहता था आपको कि जो इकोनॉमी है हमारी देश की वो अब बढ़ती जा रही है, लेकिन जो लोग हैं वो भी रिलीजन और नेशनलिज्म से ऊपर जाकर उन्होंने इस बार वोट किया है कि मेरे घर में क्या आ रहा है। ऑपोजिशन ने शायद बहुत अच्छी तरह से वो चीज को समझ लिया। इन्होंने बोल दिया खटाखट 1-1 लाख रुपए मिलेंगे और वो जीत गए 1-1 लाख के कारण। क्यों? उन्हें समझ आ गया कि नीचे के आदमी को राम मंदिर से ज्यादा उसे खाना चाहिए, उसे पैसे चाहिए, उसको अपने घर का किराया भरना है, उसे उसके लिए पैसे चाहिए। उन्होंने उस जरूरत को समझा और 8,500 रुपए का जुमला उन्होंने दे दिया। ये हम भी समझते हैं ऑपोजिशन वाले 1 लाख रुपए देने वाले नहीं हैं, ये हम समझते हैं। लेकिन नीचे के आदमी को क्या लगा
कि यार मुझे लगेगा ये मुझे अगर 8500 रुपए गलती से भी मिलने शुरू हो गए, मेरी ज़िंदगी चल पड़ेगी। मेरी ज़िंदगी जो चल नहीं रही है, जॉब्स नहीं है। आज अगर पत्थरबाज़ी हो रही है, किसके लिए? अग्निवीर पॉलिसी के लिए। वो क्यों हो रही है? क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए। उन्हें लगता है कि 4 साल के बाद फिर क्या होगा? 4 साल तो आप हमारे से गधों वाला काम करवाएँगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम फिर घर पे बैठेंगे और इस 10 लाख पे आप बोलते हैं कि मैं आपको 11-12 लाख रुपए देने वाला हूँ। ये 12 लाख लेकर मैं कौन-सा बिज़नेस करूँगा? मुझे बिज़नेस तो करना आता ही नहीं है। आपने बिज़नेस करने की ट्रेनिंग तो दी नहीं है। तो इसलिए मोदी जी अगर आपको ये एम्बिशियस जो टारगेट्स है भारत के लिए, अगर पूरे करने हैं, तो इनको लोगों को मुद्रा लोन 10-10 लाख रुपए देने की बजाय, आप वो काम कीजिए जो चाइना ने किया था। इंडस्ट्रीज़ को अपने पास लेकर आइए, दुनिया भर के लिए प्रोडक्ट्स बनाइए, चिंता मत कीजिए, पूरी दुनिया भारत में आने के लिए तैयार है। कहीं न कहीं पॉलिसी चेंजेज़ आपको करनी पड़ेंगी, ताकि नीचे जो आदमी है, वो काम पर लगे। जब वो काम पे लगेगा, वो खुद कमाएगा, खुद खाएगा, आपके फ्री के राशन की किसी को ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बड़े गर्व से बोलते हो, मैंने 80 करोड़ लोगों को पिछले 4 साल से मैं फ्री राशन दे रहा हूँ, अगले 5 साल और दूँगा। इंग्लिश में एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू टीच हाउ टू फिश देन टू गिव अ फिश। आई होप मैंने इस लाइन में आपको समझा दिया कि भारत को क्या चाहिए। समझ आ रहे हैं? और हो सकता है इसके बाद मेरे वाला मोदी मुझे वापस मिल जाएगा। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.